नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 30 नवंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे स्पेस स्टार्टअप हब से संबंधित, दूसरा ट्रेड यूनियंस के संबंधित चैलेंजेस से संबंधित और तीसरा ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित। क्वेश्चन आज का ये है, डिस्कस द स्कोप ऑफ कॉमर्शलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इन इंडिया। ग्रीन हाइड्रोजन के कॉमर्शलाइजेशन का इंडिया में क्या स्कोप है, और इसके बाद आपको चैलेंजेस भी एनालाइज करने हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन को हम हमारे देश में एनर्जी फ्यूल के तौर पे कॉमर्शलाइज करते हैं तो क्या क्या चैलेंजेस हैं, उनको आपको एनालाइज करना है क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में। 250 शब्दों में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। अमर्त्य सेन का कोट है आज का, जो आप ऐसे में इस्तेमाल कर सकते हो। इन्होंने बोला था कि मुझे लगता है कि वर्चुअली वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, इंसर्जेंसी जैसे होती है, कई बार डेवलपमेंट नहीं होती किसी रीजन में तो इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई, जैसे नक्सलिज्म, कोई भी प्रॉब्लम है, वर्चुअली ऑल प्रॉब्लम्स इन वर्ल्ड वो वर्ल्ड में किसी ना किसी प्रकार की असमानता के कारण आती है। असमानता देखो कोई भी हो सकती है, पावर की असमानता हो सकती है, जैसे किसी सेक्शन के लोगों के पास ज़्यादा पावर हो, कोई दूसरा सेक्शन जो है पावर के मामले में पिछड़ गया है, उसके ऊपर डोमिनेंस है दूसरे सेक्शन का, तो उसको लगेगा हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो यहाँ पे पावर की इनइक्वालिटी है, इनकम की इनइक्वालिटी हो सकती है, कल्चर की इनइक्वालिटी हो सकती है। मतलब अमर्त्य सेन का बोलना था कि वर्चुअली वर्ल्ड में जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, वो किसी ना किसी इनइक्वालिटी की वजह से होती हैं। तो ये कोट आप इस्तेमाल कर सकते हो। और सॉरी, कल हमने जो 2 शाम को आर्टिकल्स डिस्कस करने थे ना, एक इंडियन एक्सप्रेस का, एक लाइव मीट का, एक तो चाइल्ड लेबर से संबंधित था, नहीं चाइल्ड मैरिज से संबंधित था, उनको हम नहीं डिस्कस कर सके कल, तो उन्हें या तो हम आज शाम को डिस्कस कर लेंगे या फिर कल की डिस्कशन में शामिल कर लेंगे। तो अभी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स के बीच रेस से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब कोल्ड वार चल रहा था यूएसए और यूएसएसआर के बीच, तो उस समय यूएसएसआर ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया, स्पुतनिक। उसके बाद तो इन दोनों देशों के बीच स्पेस सेक्टर में एक रेस स्टार्ट हो गई कि कौन ज़्यादा डोमिनेंट साबित होगा, किसके पास बेहतर टेक्नोलॉजी होगी, कौन बड़ी स्पेस पावर होगा। ठीक उसी प्रकार की एक स्पेस सेक्टर से संबंधित रेस अभी फिलहाल चल रही है। लेकिन ये जो रेस है ना, वो विभिन्न देशों के बीच में नहीं है, ये रेस है विभिन्न स्टार्टअप्स के बीच। आज के समय में अलग अलग ऑलरेडी कुछ इस्टेब्लिश्ड प्लेयर्स हैं, जैसे स्पेसएक्स, ये प्राइवेट प्लेयर हैं, लेकिन नए नए स्टार्टअप्स भी इमर्ज होकर आ रहे हैं स्पेस सेक्टर को कॉमर्शियली इस्तेमाल करने के लिए। तो देखो, इस संदर्भ में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इंडिया में काफ़ी सारे स्टार्टअप्स खुले भी हैं और नए जो स्टार्टअप्स हैं वो स्पेस सेक्टर से संबंधित स्टार्ट भी होने वाले हैं। तो इंडिया में काफ़ी इन्वेस्टमेंट का स्कोप है इन स्टार्टअप्स में। सरकार भी इस बात को जानती है, इसी वजह से पिछले साल सरकार ने एक नई ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश की थी, इन स्पेस। अभी तक तो देखो, आपको पता है हमारे देश में जो स्पेस एक्टिविटीज़ हैं वो इसरो के द्वारा ही रेगुलेट की जाती थी। मतलब सब कुछ इसरो के द्वारा किया जाता था, सैटेलाइट लॉन्च करना इसरो के द्वारा। हाँ, इसरो कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को ठेका जरूर दे देता था कि हमें ये इक्विपमेंट चाहिए, आप ये इक्विपमेंट हमें मैन्युफैक्चर करके दे दीजिए, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स का इससे ज़्यादा काम होता नहीं था। तो ये जो अब ऑर्गेनाइजेशन होगी ना, इन स्पेस, ये प्राइवेट प्लेयर्स के साथ एंगेज करेगी। मतलब जैसे आप हो, आप कोई स्टार्टअप इस्टेब्लिश करते हो एबीसी, आपका स्टार्टअप स्पेस में कोई सैटेलाइट लॉन्च करना चाहता है, तो हर चीज़ से लेके, रेगुलेशन से लेके, ऑलरेडी जो इस्टेब्लिश्ड फैसिलिटीज़ हैं उनके इस्तेमाल करने से संबंधित सब कुछ आप डील करोगे इस सरकार के द्वारा बनाई हुई ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेस से। तो ये जो इन स्पेस है ना, ये सिंगल विंडो नोडल एजेंसी का काम करेगी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए, ताकि इंडिया में स्पेस एक्टिविटीज़ को कॉमर्शियली इस्तेमाल किया जा सके। समझ गए ना? सिंपल भाषा में बोलूं, आपको कोई स्पेस संबंधित स्टार्टअप इस्टेब्लिश करना है ना सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए, तो आप संपर्क कीजिए इस इन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से। ये आपकी मदद करेगी पूरी तरह से कि आपको क्या क्या रेगुलेशन फॉलो करने की आवश्यकता है, कौन सी ऑलरेडी फैसिलिटीज़ हैं सरकार की जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी मदद करेगी। देखो, आज के समय में जो ग्लोबल सेक्टर है स्पेस का, वो $440 बिलियन का है। यानी स्पेस इकोनॉमी आज के समय में है $440 बिलियन। और इंडिया का शेयर पता है इसमें कितना है? सिर्फ 2%, इससे भी कम। और ये तब है
जब आपको पता है इंडिया एक लीडिंग स्पेस फेयरिंग कंट्री है, सस्ते से सस्ते सैटेलाइट हम लॉन्च कर सकते हैं, एंड टू एंड कैपेबिलिटी है हमारे देश में सैटेलाइट बनाने की, मतलब हमारे पास हर एक वो चीज़ उपलब्ध है सैटेलाइट बनाने के लिए जिसकी आवश्यकता है, और सैटेलाइट हम अपने आप से लॉन्च कर सकते हैं, हम किसी दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। बावजूद इसके इंडिया का जो शेयर है वो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में 2% से भी कम है। 2021 का जो फाइनेंशियल ईयर है ना, इसमें स्पेस टेक्नोलॉजीज में टोटल इन्वेस्टमेंट आई $68 बिलियन की, और इन्वेस्टमेंट के मामले में हमारे देश चौथे नंबर पे रहा। स्पेस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, हमारे देश में 110 फर्म्स में इन्वेस्टमेंट आई स्पेस सेक्टर से संबंधित, टोटल $2 बिलियन से भी कम। ये सब जो आंकड़े हैं राइटर ने इसलिए दिए हैं ये साबित करने के लिए जितना पोटेंशियल है ना इंडिया का स्पेस सेक्टर में वो हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडिया को बहुत कुछ और करने की आवश्यकता है। अब करेंगे तो तब ना जब हमें पता होगा प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं, हर्डल्स क्या हैं, रुकावटें क्या हैं। देखो सबसे बड़ी बात तो ये है हमारे देश से ना ब्रेन ड्रेन बहुत होता है। बड़े दुख की बात है, इतने अच्छे अच्छे लोग हमारे देश में IITs IIM से पास आउट होते हैं, मतलब बहुत टैलेंटेड लोग होते हैं, लेकिन उन्हें जाना पड़ता है दूसरे देश में। कुछ तो देखो इसके लिए सरकार की पॉलिसीज भी रिस्पॉन्सिबल हैं। हमारे देश में कानून कई बार ऐसा होता है, पॉलिसीज ऐसी होती हैं कि ऑपरेट करना आसान नहीं होता किसी प्राइवेट स्पेस वेंचर के द्वारा। ऑपरेट कर भी लें तो रूल्स इतने सख्त होते हैं, इन्वेस्टर्स नहीं आ पाते, उनको लगता है कि इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे कहीं इन्वेस्टमेंट डूब ना जाए, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉस हैं। इस वजह से वो ऑपरेट नहीं कर पाते इंडिया में और उन्हें जाना पड़ता है दूसरे देशों में। हाल ही में एक लीडिंग न्यूज़ पोर्टल ने रिपोर्ट किया कि इंडिया में अभी भी स्पेस सेक्टर में प्राइवेट पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा कम क्यों है। एक तो देखो लॉज जो हैं उनमें क्लैरिटी नहीं है, मतलब एम्बिग्युइटी ज़्यादा है। कानून जब भी बनने चाहिए ना बिल्कुल साफ लैंग्वेज होनी चाहिए। आप एक काम कीजिएगा, ये जो फाइनल कानून बनते हैं ना पार्लियामेंट के थ्रू, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है ना कानून का, कोई एक्ट बनता है उसको आप उठा के देखिएगा कितनी डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है, मतलब लाइनों का कई बार कोई सेंस ही नहीं बनता, और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्यूरोक्रेट्स। अब आपको लगा होगा ब्यूरोक्रेट्स क्यों, कानून तो पार्लियामेंट से बनते हैं, लेजिस्लेचर बनाते हैं, तो ब्यूरोक्रेट का रोल कहाँ आ गया। ड्राफ्ट तो यार वही बनाते हैं ना, ये ब्यूरोक्रेट्स ड्राफ्ट बना के देते हैं कैबिनेट को, कैबिनेट उस पर मोहर लगा देता है। मैं इसे ओवर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सच बोल रहा हूं। आपको दिया जाए ना बल्कि काम कि हाँ आपको ये 3 फार्म लॉज जो हैं इनको रिपील करने के लिए कानून बनाना है, तो आप ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में वो कानून ड्राफ्ट कर सकते हो। चलो इसके बाद राइटर बोलते हैं जो भी कानून है ना स्पेस सेक्टर में पार्टिसिपेशन से संबंधित उसको मल्टीपल सेक्शंस में आप डिवाइड करो, यानी पूरी जो वैल्यू चेन है ना, इक्विपमेंट्स, स्पेस सेक्टर से संबंधित इक्विपमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित, असेंबलिंग से संबंधित, लॉन्च करने से संबंधित, हर एक बीच में जो स्टेज है ना उससे संबंधित आप कानून का अलग से सेक्शन बनाओ ताकि किसी प्रकार का कोई डाउट ही ना हो। राइटर फ्रांस का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फ्रांस में है, आप प्रॉपर टाइमलाइन बताइए कब आपको लाइसेंस दिया जाएगा, कितने टाइम फ्रेम के अंतर्गत, इशुएंस ऑफ ऑथराइजेशन, कंटिन्यूअस सुपरविजन मैकेनिज्म, ये सब आप स्टेजेस में डिफाइन करो और हर एक के लिए अलग सेक्शन होना चाहिए। और देखो एक प्रोविजन होता है, मान लीजिए ना अब इसरो ने कोई गलती की, सैटेलाइट में कुछ गलत हो गया, नीचे गिर गया, नुकसान हो गया। अब इसरो तो आपको पता है सरकार की कंपनी है, लेकिन मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर की कंपनी ने स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च किया, लेकिन सैटेलाइट गड़बड़ा गया, नीचे गिर गया, नुकसान हो गया, तो कितना भरपाई करनी पड़ेगी उस प्राइवेट सेक्टर की कंपनी को। अब इंश्योरेंस करवाना होता है, जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी सैटेलाइट लॉन्च करती है ना उसको इंश्योरेंस करवाना होता है, तो इस पर एक लिमिट होनी चाहिए। लिमिट होगी तभी तो वो प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनी है वो सैटेलाइट लॉन्च कर पाएगी ना, अदरवाइज तो नुकसान हो गया और सरकार कहती है कि जितना नुकसान होगा हम उतना पैसा आपसे वसूलेंगे, तो देखो इतना रिस्क हो जाएगा उस कंपनी को कि एक छोटी सी गलती पूरी की पूरी जो कंपनी है वही तबाह हो जाएगी। तो एक लिमिट होनी चाहिए ताकि कंपनी को भी कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ ऐसा नहीं कि एक छोटी सी गलती की वजह से हमारा पूरा तबाह हो जाएगा सब कुछ। कॉन्फिडेंस उनमें हमें इनकलकेट करने की आवश्यकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल दिया जाता है, ऑस्ट्रेलियन स्पेस लॉ में लिमिट है इंश्योरेंस की $100 मिलियन की। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर के द्वारा बोला जाता है, देखो आज के समय में जो मेच्योर स्पेस एजेंसीज है ना, जैसे यूएसए की है नासा, चाइना की है चाइना नेशनल
स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन CNSA, रशिया की है रोसकोस्मोस। तो ये सारी जो स्पेस एजेंसीज है ना, ये प्राइवेट प्लेयर से सपोर्ट मांगती हैं, मदद मांगती हैं, जैसे बोइंग, इलोन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजन। जब भी इन स्टेट स्पेस एजेंसीज को दिक्कत आती है कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस चलाने के लिए, या फिर मैन्युफैक्चरिंग में सपोर्ट चाहिए, या फिर क्रू को भेजना है स्पेस में, या फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सप्लाई भेजनी है, तो ये मैच्योर स्पेस एजेंसीज प्राइवेट प्लेयर से मदद मांगती हैं और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। इन्हीं कंपनीज ने स्पेस सेक्टर को पूरी तरह से रिवोल्यूशनाइज कर दिया है, क्योंकि ये सस्ते से सैटेलाइट भेज सकते हैं स्पेस में, इनोवेशन भी ज़्यादा लेके आ रही हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी लेके आ रही है। लेकिन दुख की बात यह है, इनमें से कोई कंपनी इंडिया की नहीं है, जबकि इंडिया में इतना स्कोप है। प्राइवेट सेक्टर को अगर आप फलने फूलने दोगे ना, तो इंडिया की जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी बहुत आगे निकल सकती हैं। ये जो स्पेस एजेंसीज है ना, नासा वगैरह, ये अपने एनुअल बजट का कुछ हिस्सा बल्कि प्राइवेट प्लेयर्स को देते हैं। जैसे 2018 तक नासा के 30 मिशंस में स्पेस एक्स पार्ट था, तो इसके लिए नासा ने स्पेस एक्स को $12 बिलियन दिए हैं। लेकिन इंडिया में आप देखिए, कोई एग्जाम्पल आपको दिखता है कि इंडिया ने, सरकार ने किसी प्राइवेट प्लेयर को इतनी ज़्यादा मदद दी हो। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो इंडिया एक स्पेस इकोसिस्टम को बिल्ड करने की कगार पर खड़ा है और इसरो गाइडिंग बॉडी है। इंडिया स्पेस सेक्टर से संबंधित स्टार्टअप्स के लिए एक हब के रूप में इमर्ज हो सकता है, और अभी ये जो सेक्टर है ना, ये इमर्ज हो रहा है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में है। जैसे माँ के पेट में एम्ब्रियो होता है, बाद में बच्चे का जन्म होता है, उसी प्रकार से ये सेक्टर है आज के समय में। इंडिया में 350 प्लस स्टार्टअप्स हैं, जैसे अग्निकुल, कॉस्मोस, स्काईरूट टेक्नोलॉजीज, ध्रुवा स्पेस, पिक्सल। ये अभी ग्राउंड लेवल पर काम कर रही हैं, लेकिन इन्वेस्टर्स की आवश्यकता है और सरकार अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स उठाए ताकि इन्वेस्टर्स का जो सेंटिमेंट्स है वो जागे कि हाँ, इंडिया में ये जो स्टार्टअप्स हैं अच्छा काम कर रहे हैं, इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और सरकार क्या कर सकती है, ये सब हमने जो डिस्कस किया कि ये जो काम करते हैं उसके लिए उनको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिलने चाहिए, लॉ बिल्कुल आसान होना चाहिए, हर एक जो स्टेज है वो क्लियरली डिफाइन होनी चाहिए। सब चीज़ें जो हमने इस आर्टिकल में डिस्कस की, तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इंडिया में स्पेस स्टार्टअप्स से संबंधित। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ट्रेड यूनियंस के सामने चैलेंजेस से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जिस प्रकार से 3 फार्मूलाज की वापसी हुई, उसके बाद अलग अलग दूसरे कानूनों को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उन प्रोटेस्टर्स में भी एक उम्मीद जगी कि हम भी हमारे जो कानून है वो वापस करवा सकते हैं, और उन्हीं में से हम बात करेंगे आज लेबर ट्रेड यूनियन स्कीम। 4 लेबर लॉज सरकार लेकर आई थी, तो उनके खिलाफ जो ट्रेड यूनियंस प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या वो अब सफल होंगी या फिर नहीं होंगी, उनके सामने चैलेंजेस क्या हैं, ये राइटर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो राइटर ना लेबर लॉज में जो कमियां हैं वो बताते हैं। राइटर कहते हैं सरकार ने ना इन 4 लेबर लॉज में काफ़ी सारे बदलाव किए, जैसे हायर एंड फायर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर, ये जो प्रोविजंस हैं वो और ज़्यादा आसान बना दिए गए। यानी एम्प्लॉयर के लिए अभी हायर एंड फायर करना आसान हो गया है। कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर से संबंधित जो प्रोविजंस हैं वो भी और ज़्यादा आसान बना दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ अच्छे जो पहले क्लासेस थे उनको डाइल्यूट कर दिया गया है, यानी कमज़ोर कर दिया गया है। जैसे इंस्पेक्शन पहले होती थी, पता लग जाता था कि कोई एम्प्लॉयर वर्कर्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है, लेकिन अब इंस्पेक्शन संबंधित जो प्रोविजंस हैं उनको कमज़ोर बना दिया गया है, और कुछ सिंपल प्रोविजंस को कॉम्प्लेक्स बना दिया गया है, जैसे मिनिमम वेजेस, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, और कई सारे ऐसे प्रोमिस किए गए हैं जिनके पीछे कोई क्रेडिबल सिस्टम नहीं है। जैसे 4 लेबर लॉज में बोला जाता है सोशल सिक्योरिटी फंड इस्टेब्लिश करेंगे, यूनिवर्सल मिनिमम वेजेस, सोशल सिक्योरिटी, लेकिन कोई क्रेडिबल सिस्टम नहीं है। प्रोविज़न तो कर दिए गए हैं। इसके अलावा पहले जो थ्रेशोल्ड हुआ करते थे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 100 वर्कर्स की फर्म में, 100 वर्कर्स की फर्म, मतलब अगर कोई फर्म 100 वर्कर्स की है तो वो किसी भी मजदूर को हटा सकती है, एकदम से कंपनी बंद कर सकती है, सरकार से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया, एग्जाम्पल के तौर पर इसे इंक्रीज करके कर दिया 300। यानी ये जो थ्रेशोल्ड होता है ना, कि ये प्रोविजन से 300 वर्कर्स तक की फर्म पर लागू होंगे,
तो ये थ्रेशोल्ड तो इंक्रीज कर दिया गया है, जैसे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, हायर एंड फायर, स्टैंडिंग ऑर्डर्स, इनके लिए तो अब फर्म को बड़ा होने की आवश्यकता है। पहले 100 वर्कर्स की फर्म की लिमिटेशन थी, तो अब 300 वर्कर की फर्म की लिमिटेशन हो गई है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस है जैसे प्रोविडेंट फंड, मेडिकल इंश्योरेंस, इनके लिए थ्रेशोल्ड को चेंज नहीं किया गया है। जैसे पहले मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर 10 वर्कर की एक फर्म है, तो उसे प्रोविडेंट फंड देना जरूरी है वर्कर्स को। तो ये जो थ्रेशोल्ड होता है ना, इसे चेंज नहीं किया गया है, जबकि इनको कम करना चाहिए था। तो इससे जो वर्कफोर्स का इनफॉर्मलाइजेशन है वो और ज्यादा बढ़ेगा, ऐसा राइटर दावा करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में राइटर ये बोलते हैं, बहुत सारे क्लासेस तो ऐसे हैं जिसमें आजादी दे दी गई है स्टेट गवर्नमेंट्स को अपनी मर्जी से रूल बनाने की। तो हर एक स्टेट गवर्नमेंट जब देखो अलग अलग रूल बनाएगी इन सब्जेक्ट्स पर, तो हमारे देश के इंडस्ट्रियल रिलेशंस की गवर्नेंस में एक कैओस आ जाएगा, क्योंकि हर एक स्टेट का जो रूल होंगे वो अलग होंगे इंडस्ट्रियल रिलेशन से संबंधित। तो राइटर ने इस प्रकार से कमियां बता दी। अब राइटर बोलते हैं, देखो कोर्ट्स में प्रॉब्लम्स हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन अभी तक सरकार टस से मस नहीं हुई है। फार्म लॉज तो सरकार ने वापस ले लिए हैं, लेकिन लेबर कोड की तो कोई चर्चा भी नहीं करता, मीडिया में इतनी बात भी नहीं होती। जो सेंट्रल ट्रेड यूनियन है वो कहते हैं हमने इतने इतने प्रोटेस्ट किए, हमारी इतनी मेंबरशिप है। तो राइटर कहते हैं 12 सेंट्रल ट्रेड यूनियन हमारे देश में हैं, इंक्लूडिंग भारतीय मजदूर संघ जो आरएसएस एफिलेटेड है। सब कहते हैं हमने प्रोटेस्ट किया, इतने इतने हमारे वर्कर्स, हमारी मेंबरशिप है। तो फिर अभी तक सरकार के कानों पर जूं तक क्यों नहीं रहेंगी। तो अब राइटर जो है ना वो रीजंस की, चैलेंजेस की बात करना स्टार्ट करते हैं। राइटर कहते हैं 12 मेजर ट्रेड यूनियन है हमारे देश में, और 10 जो है वो मिल के एजिटेशन कर रही हैं इन चारों कोड्स के अगेंस्ट। जबकि आरएसएस एफिलेटेड जो ट्रेड यूनियन है भारतीय मजदूर संघ, उनकी अलग प्रॉब्लम्स है, मतलब वो चारों के चारों लेबर लॉज के अगेंस्ट नहीं है, उनका जो एजिटेशन है वो लिमिटेड है। उनको वो कहती हैं कि वेज एंड सोशल सिक्योरिटी कोड तो हमें मंजूर है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन जो कानून है ना, इसको रिव्यू करना चाहिए सरकार को। तो राइटर का मेन पॉइंट यहां पे ये है, देखो हजारों जो एंटरप्राइज बेस्ड यूनियंस है ना, जैसे बीड़ी बनाने की इंडस्ट्री है उनकी अलग से यूनियन है, झाड़ू बनाने की इंडस्ट्री है उनकी अलग से यूनियन है। तो ये जो एंटरप्राइज बेस्ड यूनियन है ना, ये हमेशा सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के एजिटेशन को सपोर्ट नहीं करते हैं, समझ गए। इसलिए इन सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के एजिटेशन को इतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। यह पहला चैलेंज है। अब दूसरा चैलेंज ये है, बेशक देखो ये 4 नए जो लेबर कानून है ना, ये खराब हैं, लेकिन हुआ क्या है, पिछले कुछ सालों में विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपने अपने स्टेट में रूल बना के इंस्पेक्शन संबंधित रूल्स को और बाकी प्रोविजंस को कमजोर कर दिया है। यानी अब सरकार इन 4 लेबर लॉज को हटा भी दे तो भी अलग अलग स्टेट में तो कानून है ना इंस्पेक्शन संबंधित जो ऑलरेडी कमजोर हो चुके हैं, ऐसा राइटर बोलना चाहते हैं। ये दूसरा चैलेंज है कि असली जो बदलाव हो रहा है ना वो रीजनल लेवल पे हो रहा है, स्टेट लेवल पे हो रहा है। तीसरा, 400 मिलियन अनऑर्गेनाइज्ड एंड इनफॉर्मल वर्कर्स हैं हमारे देश में, लेकिन वो किसानों की तरह ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, वो कंसोलिडेटेड मैनर में प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। इस वजह से सरकार के ऊपर इतना प्रेशर नहीं बन पा रहा है। तीसरा, देखो फार्मर्स तो पिछले 1 साल से दिल्ली के बॉर्डर्स पे बैठे रहे, उनके परिवार से कोई ना कोई खेती करता रहा, लेकिन आप बताइए क्या यार ये पॉसिबल है कि मजदूर बेचारे जो काम करते हैं डेली वेजिस पे, वो पूरा साल बैठे रहें सड़कों पर और प्रोटेस्ट करता रहें? काम कौन करेगा उनके लिए? ये दिक्कत है ना। तो वो लंबे समय तक प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। मैक्सिमम उनका जो प्रोटेस्ट होता है वो 1 दिन का होता है, 1 दिन की स्ट्राइक कर दी, इससे ज़्यादा वो कुछ कर ही नहीं पाते। और लंबी स्ट्राइक्स वो करेंगे सरकार झुक जाएगी, ऐसा कोई इतिहास भी नहीं है। सारे मजदूर कभी संगठित होते नहीं, कोई ना कोई तो काम करता ही है, इसलिए सरकार के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट होता नहीं है। 5वां चैलेंज, और देखो सरकार ने जो कुछ किया इन 4 लेबर कानूनों के थ्रू, ये सब बातें तो ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी बोल रहे हैं ना, जैसे वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की आप लेबर कानून को सिंपल बनाइए। हम कितने समय से यही डिस्कस करते आ रहे हैं कि लेबर लॉज में रिफॉर्म्स आने चाहिए और वो सरकार लेके आई है। तो मतलब ये सरकार के जो कानून है ना, इनको सपोर्ट प्रोवाइड है ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से भी। तो ये जो चीज़ है ना सरकार ने जो किया है, ये पूरे के पूरे न्यू लिबरल ऑर्डर के अगेंस्ट लड़ाई है, और इसके लिए
मजदूरों को, वर्कर्स को इंटेलेक्चुअल साथ भी चाहिए, मतलब ऐसे लोग चाहिए जो इंटेलेक्चुअली आर्टिकल लिख सकें, जो इस पूरे आइडियोलॉजी के अगेंस्ट लड़ाई लड़ सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखो, जो किसानों के कानून थे ना, वो तो सरकार ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भी नहीं भेजा, लेकिन इन 4 लेबर कानूनों को तो सरकार ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा था, इन्होंने स्क्रूटिनाइज किया, उसके बाद ये पास हुए थे। अब आपको लगा होगा इससे क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क ना थोड़ा सा पड़ता है। फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि फार्मर्स के कानून हैं। फार्मर्स का मेन लॉजिक यही था कि आपने हमसे कंसल्ट नहीं किया, आपने हमसे पूछा ही नहीं, आपने ना पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा, सीधा आपने वो कानून बना दिए। तो सरकार भी थोड़ी वीक फ्रंट पे थी, सरकार ने कानून जल्दबाजी में बना दिए थे। लेकिन सरकार ये लेबर लॉज के संदर्भ में तो बोलेगी ना, हमने जल्दबाजी में नहीं बनाया भैया, देखो हमने कमेटी के पास भेजे थे, पार्लियामेंट की कमेटी ने स्क्रूटिनाइज किया, उसके बाद कानून बने। तो बात यहाँ पे पूरी ना लेजिटिमेसी की है। वैसे तो देखो, इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स की कन्वेंशन है 1978 की, उसमें प्रोविजन है 144 का कि सरकार को कंसल्ट करना होगा लेबर कानून से बनाने से पहले लेबर यूनियन से। लेकिन लेबर यूनियन कहती है कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, सरकार कहती है कि हमने किया, मतलब इसमें विवाद है। तो लास्ट में कंक्लूजन में यही कहा जाता है सॉरी, जैसे ये फार्मर्स ने देखो संगठित होके एजिटेशन किया, सरकार को लगा कि हमें नुकसान होगा अगर किसानों की मांगें नहीं मानी गई, तो मजदूरों को भी, वर्कर्स को भी उसी प्रकार की स्ट्रेटेजी अपनानी होगी अगर वो लेबर लॉज को वापस करवाना चाहते हैं। तो ये पूरा इशू हमने डिस्कस किया, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। आप सबसे पहले ना एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, मतलब हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन है, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, इन सब का क्या मतलब है? इन सब का मतलब है, बताता हूं आपको, अभी एक सेकंड रुकिए। अगर देखो हमें इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हाइड्रोजन जनरेट करनी है ना, जैसे देखो वाटर है H2O, अब इसमें इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? H2 प्लस में O2। तो इस मेथड से हाइड्रोजन जनरेट होती है। तो इलेक्ट्रोलिसिस के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ना, बिजली तो चाहिए ना, मतलब हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए आपको बिजली चाहिए, समझ गए? अब देखो, अगर ये बिजली जो हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए चाहिए रिन्यूएबल एनर्जी वाली बिजली इस्तेमाल की गई है, तो वो हाइड्रोजन होगी ग्रीन हाइड्रोजन। अब समझ गए आप, हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस की आवश्यकता होती है, और इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। अगर वो बिजली रिन्यूएबल एनर्जी है तो इस मेथड से जो हाइड्रोजन जनरेट होगी वो होगी ग्रीन हाइड्रोजन। अब दूसरे नंबर पे, अगर मान लीजिए बिजली जो है वो कोल एनर्जी वाली इस्तेमाल हुई है, लेकिन जो एमिशन हुआ, जो कार्बन एमिट हुआ, उसको स्टोर करके कैप्चर कर लिया गया। उल्टा बोल दिया मैंने, मतलब जो एमिशन हुआ वो कैप्चर करके स्टोर कर लिया गया, यानी इफेक्टिव जो कार्बन का एमिशन है वो नहीं हुआ, क्योंकि जो कार्बन एमिट हुआ था उसको कैप्चर किया गया और उसको एक जगह पे स्टोर कर लिया गया। तो इसे बोलेंगे हम ब्लू हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि देखो, जिस बिजली की इस्तेमाल हुआ इलेक्ट्रोलिसिस के लिए, उसमें कार्बन तो एमिट हुआ लेकिन कार्बन को कैप्चर करके स्टोर कर लिया गया। तो इस हाइड्रोजन को बोलेंगे ब्लू हाइड्रोजन, इस मेथड से जो हाइड्रोजन जनरेट हुई। और तीसरे नंबर पे, मान लीजिए हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल हुआ उसमें कार्बन का एमिशन हुआ, लेकिन ना तो उसे कैप्चर किया गया, बस वो एटमॉस्फेयर में कार्बन एमिट हो गया। तो इस मेथड से जो हाइड्रोजन जनरेट होगी ना, इसे बोलेंगे ग्रे हाइड्रोजन। सिंपल भाषा में ग्रे हाइड्रोजन घटिया है, क्योंकि ग्रे हाइड्रोजन इसमें क्या होता है कि हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए जिस बिजली का इस्तेमाल हुआ उसमें कार्बन का एमिशन हो गया, तो फिर ग्रीन क्या रहा ना। तो ये हमने थोड़ा बेसिक्स की बात कर ली। अब आते हैं आर्टिकल पे। देखो, हाइड्रोजन जनरेट करने के लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना, उसमें से 70% इन्वेस्टमेंट तो रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने के लिए चाहिए, जबकि इंडिया तो स्ट्रोंग है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। इंडिया में जो सोलर कैपेसिटी है ना, पिछले 10 सालों में 3000 गुना ज़्यादा बढ़ गई है, और कॉस्ट भी सोलर एनर्जी की इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। तो मतलब ग्रीन हाइड्रोजन के मामले में इंडिया में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। इंडिया अपना कार्बन एमिशन कम कर सकता है, और एनुअली बहुत ज़्यादा हम गैस, ऑयल ये सब इंपोर्ट करते हैं ना, अपने उस इंपोर्ट को भी कम कर सकते हैं अगर ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित हम वैल्यू चेन बनाते हैं। लेकिन इसके लिए हमें काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है।
जैसे प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, डिस्ट्रीब्यूशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, व्हीकुलर एप्लीकेशन, इलेक्ट्रीफाइंग गैस ग्रिड, इन सब चीज़ों में हमें अपनी कैपेसिटी को डेवलप करने की आवश्यकता है, तभी तो हम ग्रीन हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर पाएंगे ना। और इसके लिए चाहिए गवर्नमेंट की सपोर्ट, फंडिंग भी चाहिए और ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज चाहिए ताकि ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। सरकार को देखो हर एक सेक्टर के हिसाब से अलग अलग पॉलिसी चाहिए। जैसे देखो रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, नेचुरल गैस, इन सब को तो बोला जा सकता है कि आप अभी के अभी हाइड्रोजन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, इनको ज़्यादा ट्रांजिशन कॉस्ट नहीं आएगी। स्टील, सीमेंट, रोड मोबिलिटी, इनको बोला जा सकता है कि आप मीडियम टर्म में, यानी कुछ सालों के अंदर अंदर एक टाइम फ्रेम दिया जा सकता है, इसके अंदर अंदर आप हाइड्रोजन का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। हैवी ड्यूटी व्हीकल्स को स्टेट एंड सेंट्रल इंसेंटिव मिलने चाहिए हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल इस्तेमाल करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है, इस प्रकार से अलग अलग सेक्टर के हिसाब से टाइम बाउंड, मिड एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होनी चाहिए। जब ऐसा होगा ना तो प्राइवेट सेक्टर को भी एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ, सरकार सीरियस है, सरकार हाइड्रोजन के इस्तेमाल को प्रमोट करना चाहती है। अभी देखो हमारे देश में ग्रे हाइड्रोजन का प्रोडक्शन जो होता है ना 6 मिलियन टन पर एनम होता है, जो कि ग्लोबल एनुअल प्रोडक्शन का 8.5% है। इस ग्रे हाइड्रोजन प्रोडक्शन को हम ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में तब्दील कर सकते हैं। करना यही तो है कि ग्रे हाइड्रोजन में कोल या फिर दूसरे फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करके हाइड्रोजन जनरेट की जाती है। बस हमें रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करना है, इससे हम एमिशन को कम कर सकते हैं। इंडिया का एम यह होना चाहिए कि इस दशक के खत्म होने तक, यानी 2030 आते आते 4 से 6 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन एक साल में हमारे देश में प्रोड्यूस हो और हम कम से कम 2 मिलियन टन पर एनम जो ग्रीन हाइड्रोजन है ना वो एक्सपोर्ट करें। इंडिया ने देखो पहला स्टेप तो ले लिया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने ग्लोबल टेंडर सेटअप फ्लोट किया है कि हमें पानीपत में और मथुरा की रिफाइनरी में ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन यूनिट्स इस्टेब्लिश करनी है। तो ये पहला स्टेप है ग्रीन हाइड्रोजन के सेक्टर में लीड लेने के लिए। लास्ट में कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो ना सिर्फ इंडिया बल्कि अलग अलग विभिन्न देश जो हैं वो भी ग्रीन हाइड्रोजन पे फोकस करना चाहते हैं। तो इस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। अगर सरकार थोड़ा सा भी काम करती है ना तो बहुत सारे देश जो ग्रीन हाइड्रोजन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकती है। तो ये पूरा इश्यू हमने डिस्कस किया ग्रीन हाइड्रोजन से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।